हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम शिक्षा का इतिहास पढ़ें तो हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करने के लिए लगातार पॉलिसियां बनाई जा रही थी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल एक रिजल्ट के तौर पे देखें तो वो एजुकेशन पॉलिसी तब तक काम करती थी जब तक वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है। जैसे ही सरकार बदली, वो नीतियां भी अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करने वाली हो जाती थी, या नीतियों पे ही एक सवालिया निशान खड़े हो जाते थे और उनके बारे में बन जाती थी कि नीतियां गलत हैं और उनको दोबारा से रिन्यू करने की आवश्यकता है। तो इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें आज तक भी अगर हम देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमने बहुत पहले से सोचा था, लेकिन जब उनको अप्लाई करने की बात आई तो सिस्टम में कहीं ना कहीं आज भी हम उनकी कमी देख पाते हैं। अगर हम पॉलिसियों की बात करें तो सबसे पहले 1948 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग, फिर कोठारी कमीशन, इस तरीके से हर बार पॉलिसियाँ बनती हैं। उनकी कुछ बातें अप्लाई भी होती हैं, किसी चीज़ को सिस्टम में लागू भी किया जाता है। जैसे 64 की पॉलिसी के बाद 68 की पॉलिसी बनी, तो सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अकॉर्डिंग 10+2+3 जो एजुकेशन स्ट्रक्चर था उसको लागू भी किया। बहुत सारे जो प्रांत थे उन्होंने अपने अपने तरीके से 3 लैंग्वेज फार्मूले को भी अडॉप्ट किया। कई एरिया में, स्टेट में एग्रीकल्चर को लेके, प्रोफेशन या व्यावसायिक शिक्षा को लेके, वोकेशनल एजुकेशन को लेके, टेक्नोलॉजी एजुकेशन को लेके अलग अलग रिसर्च वर्क भी हुए, या इन लेवल के स्कूल कॉलेजेस भी ओपन हुए। बहुत सारे एरिया को अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टेट में जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है उसमें भी सुधार हुआ, या हम कहें मॉडर्नाइजेशन के नाम पे साइंस, मैथ, ये भी एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई, करिकुलम में इनको भी जगह दी गई। बहुत सारे ऐसे कदम भी उठाए गए जिससे शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़े। फिर 1977 पॉलिटिकल फिर से अनस्टेबिलिटी का दौर शुरू हुआ और केंद्र में जनता दल जो है वो सत्ता में आया और मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री बनते ही 10+2+3 जो एजुकेशन सिस्टम था उस सिस्टम को मोल्ड करके 8+4+3 जो एजुकेशन पैटर्न है उसको अडॉप्ट कर लिया। और इसका मतलब पैटर्न जो चला आ रहा था उस पे सवालिया निशान खड़े हो गए और एक नया एजुकेशन पैटर्न अडॉप्ट कर लिया गया। हालांकि 79 तक उसको अप्लाई नहीं किया जा सका था और 1980 के दौर में फिर से राजनीतिक फेरबदल हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार बन गई और उन्होंने फिर से उसी पैटर्न को जो 68 में फॉलो किया गया था, 10+2+3, उसी सिस्टम को अडॉप्ट करने की डिमांड रखी। अब फिर से कुछ राजनीतिक हलचल हुई और अगर हम इतिहास की परतों से पर्दा हटाएं तो हम देख पाते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और उनकी जगह पे प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। राजीव गांधी की सरकार ने आते ही शिक्षा मंत्रालय का नाम रख दिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव बदल दिया कि कोई भी शिक्षा व्यवस्था अगर किसी भी राष्ट्र की जो मांग है, जो डिमांड है, जो नीड्स हैं उनको पूरा करने में असफल है तो उस शिक्षा की व्यवस्था को हमें दोबारा से रिन्यू करने की ज़रूरत है। तो कहने का भाव क्या है, एजुकेशन अब सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग तैयार होगी। यही प्रोस्पेक्टिव या यही ऑब्जेक्टिव 1986 की पॉलिसी का आधार बना। इसके लिए सेंटर गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बकायदा एक सुझाव या अपनी रिकमेंडेशन देने को कहा। प्रांतों में, स्टेट में अलग अलग इस मुद्दे पर मीटिंग्स हुई, सभी जगह से सजेशंस आए। तो उन सजेशंस के आधार पर ही 1986 में प्लान ऑफ एक्शन नाम का जो दस्तावेज था उसे संसद में पेश किया गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये भारत की पहली ऐसी नीति थी जिसने नीति के साथ साथ एक एक्शन प्लान भी तैयार किया है या उसके रिसोर्सेज पर भी फोकस किया है।
पॉलिसी के बारे में हम कह सकते हैं यहाँ ना तो कोई कमीशन बनाया गया, ना कोई कमेटी बनाई गई। सरकार ने डायरेक्ट एजुकेशन की प्रॉब्लम को रिव्यू किया और उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक एजुकेशन पॉलिसी की डिमांड की और उसे संसद में पारित भी किया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 जो है वो 12 भागों में विभाजित है। उसके 12 पार्ट्स हैं। कौन कौन से 12 पार्ट्स हैं? सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, फिर है शिक्षा का सार और शिक्षा की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ एजुकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन, मेकिंग एंड द सिस्टम वर्क, और नेक्स्ट है टीचर, नेक्स्ट है कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, रिसोर्सेज, फ्यूचर। इस तरीके से इसके 12 भाग हैं। तो इसके जो 12 पार्ट्स हैं, 12 भाग हैं, उनमें क्या क्या रिकमेंडेशन इन्होंने दी है या उनमें क्या क्या बताया गया है। सबसे पहला भाग, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन का है। उसमें इन्होंने जो 1968 की पॉलिसी थी उसमें क्या बदलाव आए हैं और किन सुधारों की आवश्यकता है, इंट्रोडक्शन में इन सभी मुद्दों को उठाया गया है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 68 की जब से पॉलिसी लागू की गई है उससे हमने अगर सभी स्टेट्स की बात करें तो 10+2+3 जो एजुकेशन स्ट्रक्चर था उसको अडॉप्ट कर लिया है। 90% प्राइमरी एजुकेशन सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है और साइंस और मैथमेटिक्स हमने सेकेंडरी लेवल पे अडॉप्ट कर लिया है। हायर एजुकेशन को हम अपडेट कर चुके हैं। लेकिन भारत की पॉपुलेशन लगातार बढ़ने के कारण एजुकेशन में भी बहुत सारे चैलेंजेस अभी बाकी हैं। पार्ट 2 में इन्होंने बताया है कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, रोल क्या है एजुकेशन का। अगर हम इस पॉलिसी की शुरुआती देखें तो हमें पता लगता है कि इसका प्रोस्पेक्टिव ही यही था कि हम एजुकेशन को इतना क्वालिटी लेवल पे अपग्रेड करें कि उससे हम अपने फ्यूचर के सभी चैलेंजेस को सॉल्व आउट कर सकें या उनका सामना कर सकें, जिससे डेमोक्रेटिक फीलिंग, सोशल इक्वलिटी या लोगों में इक्वलिटी की जो फीलिंग है वो क्रिएट हो सके। तो बेसिकली जो पॉलिसी है उसका प्रोस्पेक्टिव है कि एजुकेशन एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। पॉलिसी का तीसरा पार्ट है नेशनल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें इन्होंने इक्वल स्ट्रक्चर की मांग रखी है। पूरे भारत में एक जैसी शिक्षा नीति का सुझाव दिया है। फोर्थ पॉइंट जो है वो इक्वलिटी पे बेस्ड है और इक्वलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि वुमेन है, एडल्ट है, एससी बीसी कैटेगरी के जो भी लोग हैं उन सभी को एक जैसी शिक्षा के अवसर देना ताकि समाज में वो इक्वली अपने आप को आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट पार्ट है एजुकेशन सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करना। इन्होंने कहा है कि हम अगर बच्चे को पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें सोशली, फिजिकली, मेंटली इनको अलग अलग नहीं अपितु एक ही स्टेज पे इन्हें ग्रो अप करना होगा। इट मीन्स हमें एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। इसके अलावा इसी पार्ट में इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करने की डिमांड रखी है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, जैसे कि हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें टीचर को अपने कंटेंट को समझाने के लिए जिस टीचिंग मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है तो वो टीचिंग मटेरियल उसे उपलब्ध करवाया जाए। जैसे चार्ट है, मॉडल है, ग्लोब है, फोटोग्राफ्स हैं। तो अपने कंटेंट को इजी करवाने के लिए वो जिस मटेरियल को यूज़ करना चाहता है वो मटेरियल टीचर को उपलब्ध करवाया जाए। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को और निखारने के लिए नवोदय स्कूल खोले जाएं। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं या आगे की एजुकेशन को गेन करना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो इग्नू को प्रेफरेंस दी जाए। इग्नू के जो एरियाज़ हैं उसको फ्लेक्सिबल किया जाए। नेक्स्ट पार्ट है टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट एजुकेशन को अपग्रेड करने की इन्होंने सजेशन दिया है।
नेक्स्ट पार्ट है इनका सिस्टम वर्क। सिस्टम वर्क मतलब सिस्टम को काम कैसे करना है, यानी कि जो टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करने में, निभाने में कोई लापरवाही बरतते हैं तो उसके एक स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए। तो इस तरह की रिकमेंडेशन इस पार्ट में इन्होंने दी है। नेक्स्ट पार्ट है कंटेंट और प्रोसेस। कंटेंट और प्रोसेस के बारे में इन्होंने कहा है कि किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, किस तरह का सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। जैसे कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी हों, मैथ, साइंस या इन्वायरमेंट साइंस, इस तरीके से वैल्यू एजुकेशन, कौन से कंटेंट हमें पढ़ाने चाहिए। और प्रोसेसिंग क्या मतलब क्या है यहाँ पे कि इवैल्यूएशन क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम बच्चों को इवैल्यूएट करें। जैसे एग्जामिनेशन सिस्टम का क्या पैटर्न हो। जैसे इन्होंने कहा है कि ग्रेड होने चाहिए मार्क्स के अकॉर्डिंग, मार्क्स ना दे के हम बच्चों को ग्रेड दें और सेमेस्टर सिस्टम को अडॉप्ट करें, यानी कि CCE पैटर्न को इन्होंने अडॉप्ट करने की रिकमेंडेशन दी है। नेक्स्ट पार्ट है टीचर ट्रेनिंग को लेके। टीचर ट्रेनिंग पे इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में डाइट को रिकमेंड किया है और NCTE को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज उपलब्ध करवाए जाएं ताकि वो टीचर ट्रेनिंग पे फोकस कर सके। इसके अलावा जो घटिया किस्म के या जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं हैं या जो अच्छी तरीके से जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए जाएं। नेक्स्ट पार्ट है मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, जिसमें इन्होंने कहा है कि एजुकेशन को मैनेज करने के लिए नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग बोर्ड बनाने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है रिसोर्सेज से रिलेटेड। तो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है क्योंकि ये एजुकेशन को एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो इन्होंने कहा कि नेशनल इनकम का 6% हम अपनी एजुकेशन पे खर्च करेंगे और हर 5 साल के बाद उसको रिव्यू किया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी कि हमने जो खर्च किया है क्या वास्तव में उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। और लास्ट पार्ट है फ्यूचर, यानी कि जो टारगेट डिसाइड किए गए हैं उन टारगेट को हम ऑब्जर्व करेंगे कि इनसे क्या बेटर फ्यूचर हमारा बन सकता है या हम कितने टाइम पीरियड में अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव कर लेंगे। प्यारे बच्चों, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि अभी इस पॉलिसी को लागू हुए 5 वर्ष का समय बीता नहीं था, सिर्फ 3 ही वर्ष का समय बीता था कि गवर्नमेंट ने 1990 में राममूर्ति कमेटी का गठन कर दिया। राममूर्ति कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी उन पे अभी विचार चल ही रहा था कि सरकार ने 92 में जनार्दन रेड्डी कमेटी का गठन कर दिया और 86 की पॉलिसी में मॉडिफिकेशन किया और इसी संशोधित जो नीति उन्होंने बनाई, मॉडिफिकेशन करके जो अपनी रिपोर्ट तैयार की, उसको बोलते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 विद मॉडिफिकेशन अंडरटेकन इन 1992। इसके नाम से इसे प्रकाशित भी करवाया। कुछ लोग, अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इस पॉलिसी को 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं। तो यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 86 में पारित हुई थी, 1992 में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से लागू हुई और इसी का संशोधित रूप है एक्शन प्लान ऑफ 1992। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।